बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति, पतंग उड़ाओ। और मैं पर अपना BPCE 141 का यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। चरित्र सामर्थ्य, गुण, अंतर्वैयक्तिक सामर्थ्य और कल्याण। अंतर्वैयक्तिक सामर्थ्य और कल्याण, ठीक है। छोटा सा रहेगा ये चैप्टर, देखते हैं कैसा रहेगा ये वीडियो। समृद्धि, मानसिकता, माइंडसेट, धारणाओं के एक ऐसे समूह जो कि आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों और आप संसार का बोझ कैसे करता है उसको संदर्भित करता है। लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है। किसी का बुराई का माइंडसेट होता है, हर चीज़ को निगेटिव देखने का। किसी का हर चीज़ को पॉजिटिव देखने का माइंडसेट होता है। बहुत सारी चीज़ों को कोई महसूस करता है, कोई लोग बहुत अलग तरीके से कोई चीज़ सोचता है, कोई लोग बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उसी चीज़ों को जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा माइंडसेट कहलाता है, ठीक है। तो मानसिकता सिद्धांत डेवेक एंड लेगगेट 1988 प्रतिपादित करता है कि बुद्धि के बारे में लोगों की दो मानसिकता या दृष्टिकोण हो सकते हैं। सत्व या स्थिर मानसिकता, इसमें व्यक्ति बुद्धि को स्थिर मानता है। यह माना जाता है कि प्रतिभा, योग्यता और समझ कमोबेश स्थिर या अपरिवर्तनीय है ना। स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति का मानना है कि प्रतिभा जन्मजात होती है और वह उसके साथ पैदा होती है। आप वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। मतलब एज अ जेनेटिक्स, जैसे कि जो चीज़ आपके साथ आई है वही चीज़ें आपके साथ रहती है। क्रमिक और समृद्धि मानसिकता, जिसमें व्यक्ति बुद्धि को लचीला और परिवर्तनशील मानता है कि जरूरी नहीं हर समय अच्छा हो या हर समय बुरा हो। कभी भी कोई चीज़ से वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, किसी भी समस्या से, किसी भी परिस्थिति से उसमें जो बदलाव कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभा, क्षमता और समझ को विस्तारित और परिष्कृत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप अस्तित्व स्थिर नहीं है। आपका अस्तित्व स्थिर नहीं है, आप कार्य प्रगति पर है। हमेशा कार्य प्रगति पर रहता है, चीज़ों के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से। आप बोलेंगे कि हमने जीवन भर कभी मास्क नहीं लगाया 20 साल तक, तो आप एक छोटी बीमारी के लिए मास्क क्यों लगाना। तो वो हो गई आपकी स्थिर मानसिकता और चीज़ों के हिसाब से बदलना, कार्य प्रगति, और इसे संदर्भित किया जाता है। समृद्धि मानसिकता, अलग अलग समय में मास्क लगाना, फिर वैक्सीन लगाना, चीज़ों के हिसाब से चलते रहना, बदलते रहना, अलग अलग हिसाब में माइंडसेट रखना। और किसी दुकान के आगे लिखा है या किसी भी कंपनी के आगे या किसी होटल के आगे कहीं पे भी लिखा है कि विदाउट मास्क एंट्री नहीं है, तो उसमें भी लोग लगे हुए हैं कि नहीं अब तो ख़त्म हो गया। तो क्या ये माइंडसेट हो गया। अगर आप उसी चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से देखोगे तो आप उसके हिसाब से ढल सकते हो, आप उसकी बात मान सकते हो, है ना। तो यही हो गया स्थिर मानसिकता और समृद्धि मानसिकता। स्मार्ट दिखने की इच्छा और सीखने की इच्छा, ठीक है। लोग चुनौतियों से बचना, आसानी से हार मान लेना, प्रयास से निरर्थक समझना। ये एक छोटा सा तुम पॉइंट्स वाइज समझ सकते हो और इससे अंतर का एक अनुमान लगा सकते हो और एक कहानी तैयार कर सकते हो। हर बार की तरह ये बात बता देता है। बहुत सारी वीडियोस में हो सकता है हम स्किप कर जाते हैं ये बात, कि मेरी वीडियो कोई ज्ञान ऐसा नहीं बांट देगी कि जिससे कि आप लोग एकदम महाज्ञानी हो जाओ। आपको बुक उठानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तक आप कुछ कर पाओगे, इस चैप्टर के अनुसार कुछ समझ पाओगे। अगर एक वीडियो से आपको कभी कोई कुछ समझा नहीं सकता, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बहुसांस्कृतिक मानसिकता, हमारे दैनिक जीवन में इंटरनेट की बेतहाशा वृद्धि और वर्ल्ड वाइड वेब के चारों तरफ फैलने से अब हम एक वैश्विक समुदाय में रह रहे हैं, ठीक है। हम तेज़ी से एक सांस्कृतिक रूप से बहुसंख्यक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सांस्कृतिक मानसिकता वाले व्यक्ति कई संस्कृतियों के अनुकूल होते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कोई भी ट्रेंड के हिसाब से लोग देखते हो तुरंत रील बना लेता है। क्या है, अब चल रहा है तो हम बहुत सांस्कृतिक व्यवस्था में रह रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना पड़ेगा। यह चीज़ एक बहुत अलग चीज़ माइंडसेट बिल्ड कर देती है। लोग को लगता है कि जो चीज़ चल रही है उसके साथ रहे, तो उसमें जो नई विचारधारा होती है ना, वो कभी पनप नहीं पाती। अगर सब लोग एक ही तरफ भेड़ बकरी की तरफ चलेंगे तो नए रास्ते की कभी खोज नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब हमेशा एक नया ट्रेंड सोचो, जो बनाता है वो कितना अच्छा माइंडसेट रखता होगा। जो चल गया मुँह चल गया तो चल गया, फिर सब लोग बनाए जा रहे हैं, है ना। तो नए ट्रेंड और अलग अलग तरीके की दिशाएं होती है। कई चीज़ें इसी तरीके की होती है कि सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी इस पे एक रील बनानी चाहिए। तो वही बहुत सांस्कृतिक में मानसिकता वाले व्यक्ति
नई संस्कृतियों के अनुकूल होते हैं और सीखने के लिए तैयार रहता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए मात्र विविध संस्कृतियों के संपर्क में आना ही पर्याप्त नहीं है। क्या बोला गया? व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए मात्र विविध संस्कृतियों में के संपर्क में आना पर्याप्त नहीं है, मतलब इससे परे हटके भी, व्यक्तिगत रूप से भी परे हटकर और व्यावसायिक रूप से भी परे हटके। तो मतलब कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने प्रोफाइल के लिए कुछ कर रहे हो तो ये व्यक्तिगत हो गया, और व्यावसायिक रूप से कर रहे हो कि इससे हमें व्यूज़ मिलेगा, इससे हमारी इनकम होगी, तो ये व्यावसायिक होगी। लेकिन इससे ये परे हटके भी लोग चीज़ें करते हैं और अलग अलग की चीज़ें और अलग अलग की चीज़ें अपनाते हैं। जैसे पॉलिटिशियन हो गया कि अपने धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म में भी घुस जाओ, इसमें दिखावा करो, ये करो, है ना, बहुत कि कुछ ना कुछ हमें लोग सपोर्ट करें, कि हमें लोग अपनाएं कि हम उनके जैसे हैं। इसके रूप में भी आप एक समझ सकते हो। बहुसांस्कृतिक मानसिकता एक परिसंपत्ति है विशेष कार्य क्षेत्र में। इससे व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय कार्य जिम्मेदारी के दौरान बेहतर निष्पादन करने की सहायता मिलती है। व्यक्ति को प्रभावी अंतर सांस्कृतिक वार्ता कौशल से सुसज्जित करती है और सांस्कृतिक रूप से विविध ग्राहकों के साथ काम करने वाले विक्रय कर्मचारियों को इससे लाभ मिलता है। जैसे अब अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है, मान लो अगर आप मास्टर्स करने या पीएचडी करने या कुछ करने बाहर विदेश जाते हो, ठीक है, विदेश गए तो आप उनके कल्चर को थोड़ा समझोगे, है ना, उनके लिए क्रिसमस कितना इंपॉर्टेंस है, ब्लैक फ्राइडे कैसे इंपॉर्टेंस है, गुड फ्राइडे कैसे इंपॉर्टेंस है ना, हैलोवीन कैसा है, तो आप उसको समझोगे और उस हिसाब से बात करोगे। ऐसा थोड़ी ना आपका होली है तो आप होली में खुश हो, उन लोग से कोई लेना देना नहीं, वो आप हैलोवीन पे खुश है तो आप उदास हो, भाई इस लोग का क्या त्यौहार से हमारा क्या लेना देना, तो आप उसको क्या वार्ता कौशलों को समझोगे, किस हिसाब से लोग बात करते हैं, किस हिसाब से लोग फीलिंग्स रखते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप उन सबसे अच्छे तरीके से बात कर पाओगे और अपने व्यावसायिक स्तर को बढ़ा पाओगे, एक कर्मचारी के रूप में अच्छे तरीके से लाभ दे पाओगे और प्राप्त कर पाओगे। धैर्य और दृढ़ संकल्प। धैर्य से संबंध में दुनिया में अग्रणी विशेषज्ञ एंजेला हर्डवर्थ का बचपन अपने पिता के साथ बीता, जो अक्सर उनसे कहते थे तुम प्रतिभाशाली नहीं हो। डकवर्थ की स्वयं की स्वीकृति के अनुसार ये बात सच थी, उसमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे कहीं अधिक होशियार और प्रतिभाशाली थे। डकवर्थ हालांकि महत्वाकांक्षी थी, वह उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन ऐसे बच्चों के रूप में जिसे सदैव कहा जाता था कि वह होशियार नहीं है। वह अक्सर सोचती थी कि वह कैसे सफल होगी। इससे उसके जिज्ञासु मन में इस प्रश्न के बीज पड़े और वह सफलता के पूर्वानुमानों को समझने निकल पड़ी। गणित शिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डकवर्थ ने एक अन्य दिलचस्प बात का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि उनके विभिन्न छात्र जो गणित में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे, गणितीय अवधारणाओं को जल्दी समझ सकते थे, वे गणित में कम अंक प्राप्त कर रहे थे। दूसरी तरफ इस विषय में कक्षा में कठिनाई का सामना करने वाले छात्र उनकी अपेक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर रहे थे, मतलब जो ज़्यादा उसमें क्या बोलता है प्रयास कर रहे थे, कि कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वो अच्छा अंक पा रहे थे। जो लोग कम प्रयास कर रहे थे और प्रतिभाशाली थे वो लोग कम अंक पा रहे थे। उन्होंने पाया कि इस तरह गणित में प्राप्त अंकों को गणितीय प्रतिभा से संबंध नहीं था। उन्होंने पाया कि इस तरह गणित में प्राप्त अंकों को गणितीय प्रतिभा से संबंध नहीं था, मतलब जो लोग कमज़ोर थे और जो लोग बहुत मेहनत करके अच्छा नंबर पा जा रहे थे, है ना, और जो लोग प्रतिभावान थे और कम मेहनत करके नंबर नहीं पा रहे थे, तो जिन लोगों को नंबर अच्छा आया वो लोग क्या प्रतिभावान हो गए? नहीं, प्रतिभावान तो वही है जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। ये कहानी मेरी तरफ की थोड़ी लग रही है। हम भी तो बहुत कम मेहनत करते थे गणित में, लेकिन थे गणित में इतने मास्टर नहीं थे, लेकिन हाँ होशियार थे। तो यही चीज़ बताई गई कि नंबर कम आना और या नंबर अधिक आना किसी को प्रतिभाशाली नहीं बना रहा है, ठीक है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अभिव्यक्ति की प्रतिभा से उपलब्धि सुनिश्चित नहीं हुई, ठीक है। जो भी अभिव्यक्ति या प्रतिभा की उपलब्धि से सुनिश्चित, उसकी मतलब जो भी चीज़ उससे प्राप्त की उससे उसकी प्रतिभा की सुनिश्चित नहीं हुई। उसने पाया कि गणित में कमज़ोर छात्र यह सुनिश्चित करते थे कि वे अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हो, नोट्स बनाए, प्रश्न पूछे और कभी कभी कक्षा के बाद या भोजनावकाश के दौरान समस्याओं पर चर्चा करने के लिए रुके। असफलता का सामना करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता रंग ला रही थी। मतलब वो क्या देखी कि जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमज़ोर होने के बावजूद बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रहा है,
क्या बोलते हैं यार, मेहनत कर रहा है यार, समझ लो। उन लोग का प्रतिभा बिल्ड हो रही है कैसे, है ना। उसकी जो दृढ़ संकल्प है कि हाँ हमें मैथ में अच्छा करना है, उस चीज़ पर अड़े हुए कि हाँ ये हमें समय निकालना है, इसमें समय देना है, तो हमें इसमें नंबर मिल जो कम है उसको अधिक मिलेगा। तो क्या उनका संकल्प जो है वो दृढ़ संकल्प है। धैर्य को इच्छा शक्ति की ताकत कहा जा सकता है। शुरुआत धैर्य से किया था, खत्म दृढ़ता पे कर रहा है। ठीक है, धैर्य को इच्छा शक्ति की ताकत कहा जा सकता है। इससे हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने की सहायता मिलती है। धैर्य जुनून और दृढ़ता का संयोजन है। जुनून की होना और दृढ़ता, हाँ ये दो चीज़ होती है, उसका सम इक्वल्स टू धैर्य है। यह एक ऐसा व्यक्तित्व विशेषक है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जुनून, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प का संयोग है। मतलब कि तुम्हें पता है तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तुम्हारा जुनून है, तुम्हारे पास प्रेरणा है, तुम्हारे पास संकल्प है, लेकिन तुम स्थिरता रहोगे। ऐसा थोड़ी ना एकदम भागने के एकदम तत्पर रहोगे हर चीज़ में आगे आगे लेके, ये चीज़ अब हमारी होगी कि कैसे ना कैसे करने का प्रयास। धैर्य संयम होता है। धैर्य रखो रहो, उस चीज़ जो हासिल होगी तुम्हें उसी चीज़ को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहो, मेहनत करते रहो, प्रतिभावान रहो, जुनून रहो कि हमें नंबर अधिक करना है करना है करना है। तुम कैसे कैसे धीरे धीरे मध्यावकाश में, भोजनावकाश में धीरे धीरे रहो और अपने संकल्प शक्ति से तुम अपना नंबर मैथ में बढ़ाओगे और अच्छा प्रदर्शन करोगे। उसी को धैर्य कहा गया है। ठीक है, आत्मकरुणा, ये तो फिर एक नई उदाहरण कहानी ले आया। ठीक है, अरे यार ये वाला एक बार हम पहले भी पढ़ा हुआ है कि अपनी इंटरव्यू के पहले वो घबराई हुई रहती है और उसका इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। तो आप उसको इंटरव्यू के जब ख़राब हो गया तो उसको आप कैसे आश्वासन दोगे, तो है ना, तो आप उसको समझाओगे कि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप शायद उसे सांत्वना देते कि कुछ ऐसे कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा जिसका उत्तर वह इतनी अच्छी तरह से नहीं दे पाई। और कई बार हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। हर प्रश्न का उत्तर दुनिया में किसी को नहीं पता, ना भगवान को भी पता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि रिया को अब कैसा लग रहा होगा? तो वो सही महसूस कर रही होगी, वो तनाव मुक्त महसूस कर रही होगी। वह शायद अपनी क्षमताओं के बारे में अधिक आश्वस्त और कठिन और अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने के बारे में कम निराश महसूस करेगी कि हाँ यार सबके साथ होता है, कोई यहाँ सब कुछ नहीं जानता, वो सामने वाला पूछने वाला भी नहीं जानता था, इसलिए हो सकता है हमसे पूछ लिया हो। ठीक है, पिछली इकाई में अपने करुणा के बारे में पहले से सीख चुका है। आत्म करुणा भीतरी और निर्देशित करुणा है। इसमें अपने स्वयं के संकट के प्रति संवेदनशील होना और उस संकट को कम करने की इच्छा शामिल है। कई बार हम लोग कोई गलतियाँ कर देते हैं या कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो हम लोग किसी को बता नहीं पाते। फिर एक समय आता है कि हम लोग खुद ही आत्मकरुणा प्रकट करता है कि नहीं कोई बात नहीं, हो गई गलती, अगली बार से नहीं अगली बार से ध्यान रखेंगे, उस चीज़ों के प्रति संवेदनशील होंगे और वो सब गलतियाँ करने से बचेंगे। चलो अब मूव ऑन करते हैं आगे की और। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने भी समझी होंगी और हम भी हो सकता है कभी नहीं की हो या की हो। तो ये सब समय एक होता है, यहाँ ये गलती हो गई तो आप उसको छुपाते हो और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, है ना। तो वही सब चीज़ें होती है, उसमें होती है आत्मदयालुता, समान मानवता कि हाँ सबसे गलती हो सकती है, सब मानव है। सचेत रहो हमेशा कि अगली बार ये गलती ना हो। सचेतना का अर्थ चीज़ों के बारे में उसी रूप से जागरूक होना जैसी वे है, यथार्थ से ना अधिक ना कम। मतलब हाँ जितनी गलती हुई वो बहुत ठीक थी, अगली बार ध्यान रखेंगे, इतनी गलती हुई है तो हुई है, लेकिन चलो अब आगे बढ़ते हैं। आत्मकरुणा क्या नहीं है? आत्मदया, स्वयं पे दया नहीं दिखाना है। कोई हम लोग अपने ऊपर दया नहीं दिखा सकते, हो भाई कैसी गलती हो गई हमसे, ये वो। दया आत्मकरुणा नहीं है। दया तुम किसी और पे दिखाते हो कि अरे यार बड़ा परेशान है, इसके साथ ऐसा हुआ है ना। दया, जब व्यक्ति आत्मदया महसूस करते हैं तो वो अपने स्वयं को विपत्ति में लीन हो जाता है, मतलब अपनी दुख में वो उलझे से रह जाते हैं। आत्मभोग, हम अक्सर महसूस करते हैं कि स्वयं को छूट देने से हम आलसी, लापरवाह और उदासीन बन जाएंगे, है ना। कि हमेशा खुद के बारे में सोचना है कि चलो यार क्या है, थोड़ा सा शांत रहो, वो कर देगा, ये कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या आत्मभोग हो गया तो स्वयं को छूट देने से हम आलसी, लापरवाह, उदासीन बन जाएंगे और अपनी भी उदासीन रहेंगे। अरे यार ये वैसा है, ये वैसा है, ऐसा, दूसरी चीज़ों के बारे में चिंतन करेंगे। आत्मसम्मान, ये क्या लिखा था? आत्मकरुणा क्या नहीं है? तो आत्मभोग नहीं है,
आत्मसम्मान नहीं है और आत्मदया नहीं है। आत्मसम्मान समूह से बाहर खड़े व्यक्ति पर आधारित है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से कितना अद्वितीय और अलग है। कई लोग समूह से बाहर रहते हैं, एक समूह रहता है ग्रुप का, क्लास का, वो उससे बाहर रहता है, लेकिन वो आत्मसम्मान बरकरार रखता है कि हाँ कोई नहीं, सब अलग है, हम अलग है। उच्च आत्मसम्मान के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम स्वयं और औसत से ऊपर या दूसरों से बेहतर के रूप में देखें, जैसे मैं सहयोगी से अधिक सक्षम हूँ या मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। इसलिए लोग हमसे थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। आत्मकरुणा अभ्यास बेशर्त प्रेम करने वाले काल्पनिक मित्र के दृष्टिकोण से स्वयं का पत्र लिखना, आत्मकरुणा जनरल रखना, सहायक स्पर्श, अपनी आलोचनात्मक आत्मचर्चा, है ना, कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, होती हैं और यहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है, हम करने की ट्राई करेंगे 100%। प्रेम, दयालुता, ध्यान, आत्मकरुणा का अभ्यास, अनुकंपा पत्र लिखे, हटाओ। आत्मक्षमा क्या है? वही धारणा जहाँ तुम्हारे से गलती हो गई है और तुम अब अपने आप को आत्मक्षमा कैसे तरीके से लोगे उस गलती के लिए, जिस गलती को तुम लोगों से बयान नहीं कर सकते। ठीक है, पिछली इकाई में लोगों ने क्षमा करने के लाभों के बारे में जाना, लेकिन स्वयं को क्षमा करने के बारे में क्या आप शायद पूछना चाहते हैं कि क्या यह महत्वपूर्ण है, इस बारे में विचार करें। क्या आपने कभी ऐसे काम पर पश्चाताप किया है जो आपने किया या नहीं किया? शायद आपने किसी मित्र के प्रति कुछ असंवेदनशील कहा हो, शायद आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपके माता पिता को गहरा सदमा पहुंचा हो, के बाद आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वो तो क्षमा करेंगे नहीं, तो भाई तुम्हें अपनी आत्म क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। अरे यार, हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम दोषी है, अब हम शर्मिंदा है। शायद आप इस बारे में बहुत बार सोचते रहेंगे, तो तुम्हें एक समय आएगा जिसमें बेशक ऐसा करना आसान नहीं, इसलिए आत्म क्षमा महत्वपूर्ण है। बेशक ऐसा करना आसान नहीं, हमारा समाजीकरण इस तरह होता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम दोषी महसूस करते हैं। बचपन में जब हमने मित्र का खिलौना तोड़ा तो हमारे माता पिता ने हमें डांटा। वह बुरी भावना वांछनीय व्यवहार को प्रेरित कर सकती है, जैसे मित्र को माफ़ी मांगना या उसके तोड़े गए खिलौने की जगह नया खिलौना देना। इस तरह हमें सुधारात्मक कार्रवाई की ओर बढ़ाते हैं। हालांकि गहन अपराध बोध और शर्म हमारे कल्याण के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। ये आत्म आक्रोश, आत्मघृणा, आत्मदंड और आत्म विनाशकारी व्यवहार को सृजित कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं। आत्म क्षमा को अपनी स्वयं की स्वीकृति, वस्तुपरक गलती होने पर करुणा, उदारता और स्वयं के प्रति प्रेम को बढ़ावा देते हुए आत्म आक्रोश को त्यागने की इच्छा है कि जो हमारे अंदर का गुस्सा है उसे हमें त्यागना चाहिए। इससे हम बहुत सारी गलत चीज़ें कर जाता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह आत्म क्षमा को 3 घटकों के रूप में समझा जाता है: स्वयं को निर्देशित नकारात्मक संवेगों का अनुभव करना और उन्हें छोड़ देना या जाने देना, है ना। जो नकारात्मक अनुभव है, हाँ, उसे छोड़ दो, अपने संवेगों, अनुभव और उन्हें छोड़ देना या जाने देना। चलो कोई बात नहीं, अब हम ऐसी चीज़ों से बचेंगे और वैसा नहीं करेंगे। अब हम अपने आप को दोषी और क्या बोलते हैं, शर्मिंदा मानते हैं इस चीज़ों में। स्वयं के प्रति निर्देशित सकारात्मक संवेगों को बढ़ावा देना। ठीक है, अब हमें ऐसा नहीं करना है तो अब हम कैसे करेंगे, तो ये भी बात पता होनी चाहिए। तो हम जाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, ये होगा वो होगा, आप सकारात्मक रहेंगे, उससे सही बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, कभी किसी का मन नहीं उदास करेंगे। जिम्मेदारी स्वीकार करना कि हाँ हमसे गलती हुई है, सॉरी। आत्म क्षमा बनाम पारस्परिक क्षमा। ठीक है, आत्म क्षमा और पारस्परिक क्षमा कुछ मायनों में समान है, लेकिन इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। पारस्परिक क्षमा के मामले में आमतौर पर व्यवहारात्मक अपराध शामिल होते हैं। आत्म क्षमा की वस्तुनिष्ठ गलतियाँ में हालांकि व्यवहार, विचार, इच्छा और भावनाएं शामिल हो सकते हैं। पारस्परिक क्षमा में पीड़ित से क्षति के लिए क्षमा मांगना शामिल है। अंतर्वैयक्तिक क्षमा के मामले में व्यक्ति या तो पीड़ित या स्वयं को हुई क्षति को क्षमा कर सकता है। सहानुभूति रखने से हमें अपराधी को मानवीय बनाने में सहायता मिलती है और इस तरह इससे पारस्परिक क्षमा सुगम होती है। ठीक है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ना। हो सकता है आ सकता है, हो सकता है ना। आत्म क्षमा को इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आत्म क्षमा, पारस्परिक क्षमा
और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम पेपर है उसको देख लेना, उसी से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं। और प्लेलिस्ट पे आप चैनल को सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट को सेव रखना, जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। आत्मक्षमा और व्यवहार रखना कठिन क्यों है? चलो हटाओ। आत्मक्षमा को व्यवहार करना कठिन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड में रहते हैं, आक्रोश में रहते हैं। हाँ, जो हो गया हो गया हो गया, उस पर सॉरी नहीं बोलेंगे, झुकेंगे नहीं है। जिम्मेदारी स्वीकार करना कठिन है, जैसे कि हम बोले जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता आज के समय में। आत्मक्षमा की प्रक्रिया कैसी होती है? सिंपल होती है भाई, मांग लो माफ़ी, कहानी ख़त्म। सो गाइस, हमारा बुक का एक ब्लॉक पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है। और कैसा रहा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपका, आप ज़रूर से कमेंट करना। और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे। तो नीचे वाला पेज वाइट है तो उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। और किसी भी तरह कोई पर्सनल डाउट और प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे किसी भी एक लिंक पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, लिखते रहो, मज़े करो। और अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हो तो मानी बात है, आप CUET PG की आप तैयारी करो, अच्छे से करो और एक अच्छा कॉलेज निकाल के मुझे कमेंट करना कि आप कौन से कॉलेज में आए। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। और वीडियो को शेयर करना चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में।